हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है उत्तरकालीन मुगल शासक। इसमें हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में मुगल वंश के शक्तिशाली शासकों के बारे में बताया। अब हम आपको इसमें उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में बताते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में औरंगाबाद में हो गई, उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये तीनों 2 भारत में शासन कर रहे थे, एक काबुल में शासन कर रहे थे। जब मुअज्जम को अपने पिता औरंगजेब की मृत्यु की सूचना मिली तो मुअज्जम काबुल की घाटी से दर्रे को पार करता हुआ लाहौर के आसपास उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की और भारत में अपने पिता के मृत्यु की सूचना पाकर भारत आया। अब हम आपको इन उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में बताते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, इसका मूल नाम मुअज्जम था। इसे बहादुर शाह जफर के बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम, इसका मूल नाम मुअज्जम था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय उसके प्रांतों की संख्या 21 थी। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय औरंगजेब के शासनकाल में 21 प्रांत सम्मिलित थे, जिसमें ये कहा गया था कि जिस प्रकार उत्तराधिकार के युद्ध के लिए जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया और अपनी वसीयत में औरंगजेब ने अपने पुत्रों को वसीयत के अनुसार अपने क्षेत्र का बंटवारा कर दिया था, जिससे कि उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध ना हो। लेकिन मुगल एक ऐसी शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को तलवार के बल पर जीता था और उसका क्षेत्र विस्तार किया था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु की सूचना पाकर मुअज्जम काबुल से भारत आता है तो रास्ते में ही लाहौर के पास वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करता है और भारत में प्रवेश कर जाता है। जिस समय बहादुर शाह प्रथम भारत में आता है तो उसका जजाऊ नामक स्थान पर, आगरा के पास एक स्थान है जजाऊ, वहां पर आजम के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी हुए थे। यह युद्ध 18 जून 1708 में हुआ था, जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी हुए और आजम पराजित हुआ। इसके बाद जब इस युद्ध में विजय होने के बाद बहादुर शाह प्रथम बीजापुर का एक युद्ध होता है, जिसमें 1709 में उसने बहादुर शाह प्रथम ने कामबख्श को भी हरा दिया और बीजापुर पर भी अधिकार कर लिया। और बहादुर शाह प्रथम 63 वर्षीय उत्तराधिकार के युद्ध में वह विजयी हुआ। बहादुर शाह प्रथम अपनी शांत प्रिय और विद्वान होने के साथ ही वह धार्मिक सहिष्णुता की इसने नीति अपनाई, जिससे कि जो नीति मुगल शासक अभी तक अपनाते चले आ रहे थे, उसी नीति को पालन करने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इससे ये होता है कि बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों, मराठों और अन्य भारतीय राजपूत राजाओं से धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, जिससे कि बहादुर शाह प्रथम का भारतीय राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। जैसा कि मुगल शासकों के समय में हमें देखने को मिलता है कि अकबर से लेके जो भी उसके शासनकाल के जो शासक हुए हैं, उन्होंने सभी ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई है, सिवाय औरंगजेब को छोड़कर, क्योंकि औरंगजेब ने अधार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इसी नीति का परित्याग करके बहादुर शाह प्रथम ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था और कहीं अधिक तक इस नीति में बहादुर शाह प्रथम सफल भी हुआ था। और इसके शासनकाल में औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जजिया कर लगाया था, जिसे बहादुर शाह प्रथम ने बंद करवा दिया, जिससे कि जो गैर मुस्लिम शासक थे, जो तीर्थ यात्रा करते थे, उनके ऊपर जो जजिया कर लगाया जाता था, उसे बहादुर शाह प्रथम ने बंद कर दिया।
जिस समय बहादुर शाह प्रथम अपने उत्तराधिकार के युद्ध में विजय हुआ था और अपने क्षेत्र में विस्तार करने के साथ ही भारतीय राजाओं के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहा था। उसी समय बहादुर शाह प्रथम से डच प्रतिनिधि जेसुआ कैटेलार भी मिला था और उसने एक पुर्तगाली स्त्री को अपने शासन में विधवा नाम की पदवी से उसे सम्मानित किया और दुर्भाग्यवश 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इससे ये होता है कि बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में एक ऐसा शासक था जिन्होंने भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने को कहीं अधिकतर प्रयास किया था और जिससे कि सिखों, राजपूतों और मराठों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध बन सके। इसी बीच में 1712 में दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक दिल्ली मुगल वंश का शासन करता है, जो 1 वर्ष तक होता है, जिसने मुगल वंश के रूप में 1 वर्ष तक शासन किया। जहांगीर शाह मुगल वंश में एक कमजोर शासक था। इसके शासनकाल में जुल्फिकार खान नामक एक वजीर जो अमीर के रूप में पद पर आसीन हुआ और वो अपने शासनकाल की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। जुल्फिकार खान और वजीर के पद के रूप में वो शासन की सारी शक्तियां अपने हाथ में रखता है और जुल्फिकार खान नामक वजीर जो जहांगीर शाह के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अमीर के रूप में या वजीर के रूप में आसीन था, जिससे कि जहांगीर शाह के शासनकाल की संपूर्ण शक्तियां जुल्फिकार खान नामक एक वजीर के हाथ में था, जो प्रधानमंत्री के पद पर रूप में मुगल वंश में उनके शासनकाल में शासन करता था। जहांगीर शाह के शासनकाल में लाल कुबरी नामक एक वैश्या के आसक्त होने के कारण काफी चर्चित हुए थे। जहांगीर शाह के शासनकाल में लाल कुबरी नामक वैश्या के कारण काफी आसक्त होने के कारण काफी चर्चित हुए थे। जहांगीर शाह के शासनकाल में ही हमें सैयद बंधुओं के बारे में मिलता है कि किस प्रकार जहांगीर शाह को सैयद बंधुओं के एक षड्यंत्र के द्वारा पदयुक्त कर फर्रुख सियर के सहयोग से वो मुगल वंश का शासक बना और जहांगीर शाह की मृत्यु हो गई। सैयद बंधुओं को मुगल वंश या इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर के षड्यंत्रकारी सहयोग से और सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुख सियर ने जहांगीर शाह को पदच्युत कर या मृत्यु देकर और खुद सिंहासन पर बैठ गया। जहांगीर शाह के शासनकाल में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मुगलों के हाथ में था, ना कि मराठों को दिया गया था। ये जहांगीर शाह के शासनकाल में दक्कन में जो चौथ और सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार मुगल अधिकारियों के हाथों में था और उनसे जो होता था वो उनको मराठों को दिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मुगल अधिकारियों को था, लेकिन उनका जो मिलन जोल था वो मराठों को भी दिया गया था, उसमें सहयोग उनका। जहांगीर शाह के शासनकाल में हमें भू राजस्व भूमि जो होती थी वो ठेके पे देने का वर्णन भी मिलता है कि उन्होंने भू राजस्व की जो वसूली होती है या भू राजस्व का जो वसूली करने का अधिकार ठेके पे भी दिया जाता था। जहांगीर शाह के शासनकाल में जजिया कर बंद कर दिया गया। अब मुगल वंश में हम आपको फर्रुख सियर के बारे में बताते हैं, जो उत्तरकालीन मुगलवर्ती शासकों में बहादुर शाह जब प्रथम के बाद जहांगीर शाह आता है, फिर इसके बाद फर्रुख सियर जो
मुगल वंश के उत्तरवर्ती शासकों में आता है, जिसने 1713 से 1719 तक शासन किया। इसका मतलब यह है इसने 6 वर्ष तक शासन किया। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये फर्रुखसियर जो जहांदार शाह को पदच्युत कर सैयद बंधुओं के सहयोग से सिंहासन पर बैठा, तो इसने अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया। ये मुगल वंश में या इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। और फर्रुखसियर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, जिससे कि वह राजपूतों, मराठों और जितने भी भारतीय राजाओं के साथ उसकी जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसका अनुसरण किया और मुगल वंश को थोड़ी सी प्रगति और उन्नति का उसमें वर्णन देखने को मिलता है हमें। और साथ ही फर्रुखसियर ने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था, जो हमें गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने का जो प्रमाण मिलता है वो और सैयद बंधुओं की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण इस तीर्थ यात्रा साथ ही तीर्थ यात्रा कर को भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जो भारतीय साधु संत थे जो अपनी तीर्थ यात्रा पर कर जाते थे उनसे कर वसूला जाता था। इसलिए तीर्थ यात्रा कर भी उन्होंने बंद कर दिया। इनके शासनकाल में हमें एक चीज देखने को मिलती है, जो अभी तक सिखों के साथ जो उनके संबंध चले आ रहे थे उनमें हमें 1716 में बंदा बहादुर को फांसी देने से सिखों और मुगलों के बीच में जो एशिया और देश की जो खाई थी वो काफी बढ़ गई थी, क्योंकि 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई फर्रुखसियर द्वारा। अब इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 1717 का शाही फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया और जो कंपनी की दीवानी थी वो फर्रुखसियर के शासनकाल में ही अंग्रेजों को दे दी गई थी। अब इसके बाद 2 छोटे से शासनकाल के अंतर्गत शासन करने के लिए रफी-उद-दर्जात, जिन्होंने 1719 में गद्दी पे बैठे और उसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रफी-उद-दौला ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं और इन्हीं की तरह इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों को सैयद बंधुओं के सहयोग से ये शासन पर बैठे और एक ही वर्ष के अंतर इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब उत्तरवर्ती मुगलों में जो हमें शक्तिशाली शासक को देखने को मिलता है वो है मोहम्मद शाह। इसने 1719 से लेके 1748 तक शासन किया है। जो अभी तक के जो उत्तरवर्ती मुगल थे उनमें काफी बड़ा जो टाइम पीरियड होता है वो हमें केवल मोहम्मद शाह के समय में ही देखने को मिलता है, जिसने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। इसे इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके समय भी सैयद बंधुओं का बोलबाला था, लेकिन मोहम्मद शाह से थोड़े से कुछ इश्यू होने के कारण सैयद बंधुओं का अंत हो गया और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हमें मुगल वंश का जो क्षेत्र होता है उसका हमें स्वतंत्र होने वाले शासकों के बारे में मिलता है कि किस प्रकार मुगल वंश के शासनकाल के उत्तरवर्ती जो राजा हुए हैं या शासक हुए हैं उनमें मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही मुगल विखंडित होने लगा था, जिसमें हमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, ये ऐसे जो राज्य थे जो मुगल वंश के अंतर्गत रहते थे और शासन करते थे।
अब वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में अब वो स्वतंत्र होने लगे थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद ये कभी मुगलों के कुछ महत्वपूर्ण सूबे हुआ करते थे मुगल शासनकाल में, और इन पर शासन करने वाले इस पे शासन करते थे। इन पर जो शासन करते थे वो बंगाल पर शासन करते थे मुर्शिद कुली खां, अवध पर सादुल्ला खां और हैदराबाद पे चिल्किस खां ने हैदराबाद की नींव डाली थी। साथ ही जो भरतपुर, मथुरा, ये दोनों ही जो कभी मुगल वंश के अंदर आते थे उन पर वदन सिंह नाम का एक शासक शासन करता था। अब वो भी इन मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने स्वतंत्रता का बोलबाला कर दिया। और साथ ही जो फर्रुखाबाद बंगस नवाबों की जो थी फर्रुखाबाद, वो भी अब स्वतंत्रता के लिए मुगलों से स्वतंत्र होना चाहते थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सबसे एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुगल वंश की जो उत्तरवर्ती शासक हुए थे वो इतने शक्तिशाली ना होके कमजोर शासक हुए थे, जिससे कि वो नादिर शाह के आक्रमण को झेल ना सके और नादिर शाह ने दिल्ली में आकर मुगल वंश पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय मोहम्मद शाह शासन कर रहे थे। जिस समय मोहम्मद शाह ने आक्रमण किया वो 57 दिनों तक दिल्ली में रहा। उसने लूटपाट की, कत्लेआम किया। मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, तख्ते तौल और 20 लाख तक की दीनारें वो लूटकर अपने देश वापस चला गया। ये मोहम्मद शाह के इतिहास की जो घटनाएं हैं। अब हम आपको अहमद शाह के बारे में बताते हैं। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह जो मुगलों का शासक हुआ था, उसने 1748 से लेकर 1754 तक मुगलों में शासन किया, मुगल वंश पे शासन किया। अहमद शाह के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, पहला आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का, जो अहमद शाह के शासनकाल में ही होता है। जिस समय 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके जस्ट समय बाद मुगलों पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हमें देखने को मिलता है और वो भारत पर आक्रमण करता है और अपना एक वजीर नवाबुद्दौला को मुगलों के मीर बख्शी के रूप में मुगल वंश में छोड़ जाता है या सामंत के रूप में शासन करता है और राजमाता उद्धमा बाई को किबला-ए-आलम के नाम से जाना जाता है। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और मुगलों की जो कमजोरी थी उस पर हमला किया और मुगल वंश के शासकों को और कमजोर कर दिया। इसी बीच में नवाबुद्दौला को उनके शासन में एक सामंत के रूप में, मीर बख्शी के रूप में मुगल वंश ने उन्हें छोड़ दिया और राजमाता उद्धमा बाई को किबला-ए-आलम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आलमगीर द्वितीय जो 1754 से लेकर 1758 तक शासन किया है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि प्लासी का युद्ध, जिसे 1757 में अंग्रेजों और क्लाइव के बीच में हुआ था। अंग्रेजों के शासक क्लाइव और बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली के शासनकाल में हुआ था। इसने मुर्शिद कुली खां की 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों का सेनापति क्लाइव होता है और प्लासी के युद्ध में बंगाल का जो सेनापति या शासक होता है वो सिराजुद्दौला होता है और सिराजुद्दौला क्लाइव से पराजित हो जाता है और प्लासी के युद्ध में या प्लासी के स्थान को अंग्रेज विजय कर लेते हैं। और जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय भारत पर आलमगीर द्वितीय का शासन था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का शासन आता है। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से लेकर
1806 तक शासन किया था। इसके समय में मुगल वंश में दो शासक हुए थे। एक ने बिहार में अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाया था और एक ने दिल्ली में अपने को स्वतंत्र शासक बनाया था। मुगल वंश के शासनकाल के इतिहास में शाह आलम द्वितीय का जो समय था उसमें केवल मुगल वंश में हमें केवल ऐसे दो शासकों के बारे में मिलता है कि एक ही वर्ष में अलग अलग जगहों पर वो शासक हुए थे। बिहार का जो सूबेदार था अली गौहर, वो बिहार में स्वतंत्र शासक बना और एक दिल्ली में जो अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करता है वो दिल्ली में बना। इस प्रकार एक ही समय में मुगल वंश के दो शासक एक ही वर्ष में दो शासक हुए हैं। अब इसमें आता है शाहजहां तृतीय, जो 1758 से लेकर 1759 तक एक वर्ष के लिए शासक होता है। शाह आलम द्वितीय के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हमें अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और जो उनका मुगलों का जो संघ था या मुगलों का जो संगठन था वो 1764 के बक्सर के युद्ध में पराजित हो जाता है। और इसी के समय में हमें पानीपत का तृतीय युद्ध भी देखने को मिलता है, जो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हमें 1761 में देखने को मिलता है। इसमें मराठा और अब्दालियों के बीच में ये एक अफगान शासक था जो मराठों से ईर्ष्या करता था और मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में बुरी तरह पराजित कर देते हैं, जिससे कि मराठों की जो शक्ति थी वो नष्ट हो जाती है। पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में लड़ा जाता है, जिसमें मराठों की शक्ति का अंत हो जाता है। और जिस समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली पर शासन कर रहे थे उसी समय शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में एक 1765 की संधि हुई थी, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साथ ही दीवानी ये अंग्रेजों को दे दी गई थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा, और उन्हें व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया गया था। दिल्ली पर भी अधिकार अंग्रेजों ने 1803 में अधिकार कर लिया था, क्योंकि मुगल वंश के जो शासक हुए थे वो अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर ही दिल्ली पर शासन कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने भी अब ये सोचा कि अब ये किसी काम की नहीं है, अब इन्हें पेंशन देकर इन्हें लाल किले से बाहर कर दिया जाए। इसी पर्पज से दिल्ली पर अंग्रेजों का 1803 पर अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 में कर दी गई। एक कोई जाट सरदार था जिसने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया और 1806 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इन उत्तरवर्ती मुगलों के बाद एक छोटा सा शासक आता है, वो है अकबर द्वितीय, जो 1806 से लेके 1837 तक शासन करता है और ये ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर ही दिल्ली का शासक हुआ है। और राजा राममोहन राय के सहयोग से अंग्रेजों से जो कभी अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर दिल्ली पे शासन किया था, अब वही अकबर द्वितीय राजा राममोहन राय से अपनी पेंशन की वृद्धि करवाने के लिए राजा राममोहन राय का सहयोग लेता है और अकबर राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर उसे अपना प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजता है, जिससे कि वहाँ की रानी से कह सके कि मैं मुगल वंश का शासक हूँ, जिससे कि मेरे पेंशन को बढ़ाया जाए और मेरा खर्च पूरा हो सके। तो इस पर्पज से राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा और राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की। अब मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय आता है, जिसने 1837 से लेकर 1857 तक शासन किया। ये मुगल वंश का अंतिम शासक है।
ये जफर के नाम से शायरियाँ लिखा करता था। और जिस समय 1857 की यह क्रांति होती है उस समय ये दिल्ली पर शासन कर रहा होता है और अंग्रेजों और भारतीय राजाओं शासकों के बीच में एक द्वेषहीन भावना और मन में जो भारतीय शासकों के प्रति अंग्रेजों ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी उससे भारतीय शासक त्रस्त थे। उन्होंने क्रांति के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेतृत्व दिया और 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाकर अंग्रेजों से इस क्रांति में उनसे सहयोग लिया। और 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को पराजित कर दिया जाता है और अंग्रेज बहादुर शाह जफर के दो पुत्रों को बहादुर शाह के आंखों के सामने गोली मार दी जाती है। और 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है तो उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में ही रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भारतीय इतिहास में बाबर, जहांगीर और आपका बहादुर शाह द्वितीय, ये तीन शासक ऐसे हुए हैं जिनकी कब्र भारत से बाहर है। इनमें आपको आता है बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हो गई और मुगल वंश के ये तीन ऐसे शासक हुए हैं जिनकी कब्र भारत में ना होकर विदेशों में है। बाबर की कब्र काबुल में है, जहांगीर की कब्र लाहौर में है और बहादुर शाह जफर की कब्र हमें रंगून में देखने को मिलती है। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।